मुफ्ती साहब मौजूद हैं, ज़कात के ऊपर बयान फरमाएंगे। चलो भाई, अल्लाह ताला या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। अब मैं आप मुफ्ती साहब के दरमियान बिल्कुल हाजिर नहीं होऊंगा और मुफ्ती साहब को दावत दूंगा कि वो आए ज़कात के ऊपर एक मुफस्सल प्रेजेंटेशन में देनी है और जो भी आपके सवालात हैं उसके जवाब देने हैं। मुफ्ती अली असगर साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, जो कि हलाल कमेटी के रुकन, और आपका ताल्लुक मदनी चैनल दावत इस्लामी से है। इसके अलावा इनका एक प्रोग्राम अहकाम तिजारत तकरीबन 200 ममालिक में देखा जाता है मदनी चैनल के तवज्जुह से। मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। तो ज़कात के हवाले से मुख्तसर प्रेजेंटेशन सुनेंगे और अगर हमारी गुफ्तगू पूरी हो जाती है, आप एक चीज कहकर जरूर रखेंगे कि ज़कात बहुत आसान चैप्टर है। दो एतबार से आसान है, एक समझने के एतबार से बहुत आसान चैप्टर है और दूसरा माली तौर पर जो एक मुश्किल चैप्टर समझ जाता है कि जी इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। दुनिया में लाखों हजारों करोड़ों चीजें हैं, मतलब दिन में बढ़ गए हैं, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये इनके नाम अगर देना शुरू कर दें तो एसी है, स्पीकर है, जितना है। लेकिन ज़कात सिर्फ 5 चीजों पर फर्ज है। दुनिया के सैकड़ों हजारों लाखों चीजों में से 5 चीजें ऐसी हैं जिन पर ज़कात फर्ज है, बाकी चीजों पर ज़कात फर्ज नहीं है। तो हमारा ये जो सेशन है बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह है। हम एक चैप्टर मुकम्मल करने के बाद क्वेश्चन आंसर साथ साथ लेते रहेंगे और फिर अपने मौजूद को कंप्लीट करेंगे। ज़कात किस पर फर्ज है? सबसे पहले इस ताल्लुक से मोटे मोटे अहम मसाइल। ज़कात के हवाले से 4 बुनियादी बातें ये सीखने की हैं। शराइत क्या है, इस पर फर्ज होती है, इस पर नहीं होती। नंबर 2, अमवाले ज़कात क्या है। तो मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि 5 चीजें इसमें इस पर ज़कात फर्ज है।
काबिल ज़कात अमवाल या अमवाल ज़कात इन चीज़ों को कहते हैं। दूसरी चीज़ का मुझसे करेंगे कि मुस्तहिक़ ज़कात कौन होता है, इसको ज़कात दी जा सकती है। चौथा जो पॉइंट हमारा है वो ये है कि जब ज़कात निकालने का टाइम आता है तो बहुत सारे सवाल ज़हन में खड़े होते हैं कि जनाब हमारे प्रोविडेंट फंड का क्या होगा, पेबल रकम का क्या होगा, रिसीवेबल रकम का क्या होगा। इस तरह की जो चीज़ें थोड़ी ज़कात निकालने के वक्त जो हम जहनों में पैदा होती हैं उस पर भी विशेष करेंगे। पहले मुझे जो चलते हैं शराइत। अमूमी शराइत ज़कात फर्ज होने के लिए अमूमी शराइत क्या है? मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, माल का बकदरे निसाब मिल्कियत में होना। निसाब क्या होता है इसकी तशरीह तफसील के साथ आगे आएगी। उसके बाद है पूरी तरह मिल्कियत में होना, माल का पूरी तरह मिल्कियत में होना, यानी कब्जा जो है वो मिल्कियत में थोड़ा फर्क है। एक से आपकी मिल्कियत में है तो है लेकिन कब्जा नहीं है। लेकिन यहाँ बात ये है कि ऐसा माल कि ऐसी पार्टी के पास है कि जो दिवालिया हो गई है, मिलेगा ही नहीं, या लेकर भाग गया है, आपके पास वो गवाही नहीं है, उस बंदे का आने का कोई इम्कान नहीं है। माल तो आपका है लेकिन पूरी तरह उसके काबिज नहीं है। उस फंड आदतन जो उधार चलती है उसमें से डिमांड करते रहती है, ऐसा जो माल है उस पर ज़कात फर्ज नहीं होती। निसाब का देन से फारिग होना। निसाब देन कहते हैं कर्ज को, इसको कहते हैं किसी आदमी के पास मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपए हैं और 1 करोड़ 2 लाख रुपए उसने लोगों का कर्जा देना है। कर्जा निकाल कर कितने बचे? -2 लाख। कितने बचे? कुछ भी नहीं बचा। तो ज़कात के फर्ज होने के लिए जरूरी है कि कर्ज निकालने के बाद फिर जो है आपके पास निसाब की मिकदार माल बचता हो। कर्ज में बहुत सारी चीजें आती हैं, आगे जाकर मैं उसको तफसील अर्ज करता हूँ। हाजत असलिया से फारिग होना, कर्ज और हाजत असलिया से फारिग होना ये बहुत ही बुनियादी चीज है। हाजत असलिया किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर आपकी सैलरी थी 50,000 रुपये, 40,000 रुपये खर्च हो गई, 10,000 बच गए, दूसरे दिन जमा होती रही, होते ये 1 लाख रुपए साल के आखिर में बच गए। 1 लाख रुपए तो आपके पास मौजूद है, लेकिन आपने घर का किराया देना है, आपने बिल्स देने हैं, आपने जो है ग्रोसरी करनी है। तो ये जो बुनियादी बेसिक जरूरियात हैं इन्हें हाजत असलिया कहते हैं। तो जिस तरीके से कर्ज को माइनस करके हिसाब लगाएंगे, इसी तरीके से जो उस करंट महीने की बेसिक जरूरियात हैं उनको भी अलग करेंगे और फिर देखेंगे माल कितनी मिकदार में बाकी बचा है और कितनी मिकदार में नहीं बचा। माले नामी होना, माले नामी होना, ये लफ्ज़ नामी किस तरह है? जो 5 माल जिन पर ज़कात फर्ज है, इसलिए फर्ज है कि वो माले नामी है। नामी का मतलब है जिनकी असल ग्रोथ है, जिनकी असल क्या है? एक आदमी ने रहने के लिए घर लिया है, इसलिए घर लिया है, आवाज में रहने के लिए। इसका मकसद इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसकी जो हकीकत है मकसद के एतबार से उसमें ग्रोथ नहीं है। बस आप इसमें रहेगा जब तक रहना है। और एक घर वो है जो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, तो इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ है, लेगा बेचेगा, लेगा बेचेगा, तो ग्रोथ को अरबी में नामी कहते हैं। तो वो अमवाल के जिनका मकसूद जो है ग्रोथ होना होता है उन पर ज़कात फर्ज होती है। साल का गुजरना, लोग सवाल करते हैं कि हमारी सैलरी पर कितनी ज़कात होगी? तो सैलरी पर हर महीने ज़कात नहीं होती। ज़कात के लिए साल का गुजरना एक शर्त है। आगे जाके बहुत तफसील के साथ मैं करूँगा कि साल के गुजरने से क्या मुराद है। अब थोड़ी सी तफसील, निसाब क्या होता है? निसाब क्या होता है?
जिन चीजों पर ज़कात फर्ज है तो 5 चीजें मैं बता देता हूँ आपको। तीन, करेंसी। नंबर 4, माले तिजारत, सोना चांदी, करेंसी, माले तिजारत। सोने की डेफिनेशन करके जाती है और चांदी करके जाती है। करेंसी किसी भी तरह की हो, वो डॉलर में हो, रुपए में हो, किसी भी शेप में हो। माले तिजारत, जिस चीज को बेचने के लिए खरीदा जाए, मोटी सी तारीफ है माले तिजारत की। थोड़ी सी और भी तफसील है जो हम आगे सुनेंगे। मोटी सी तारीफ है कि जिस चीज को बेचने के लिए खरीदा जाए, मिसाल के तौर पर एक करियाने की दुकान है। एक शख्स ने करियाने की दुकान डाली, उसमें जो है फर्नीचर डाला, टेबल डाला, तराजू रखा। ये फर्नीचर, टेबल, तराजू क्या ये बेचने के लिए रखे हैं? नहीं, इस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन वो जो सामान, जो आइटम और जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स उसने रखी है दुकान में, वो किस लिए रखी हैं? बेचने के लिए। उस पर ज़कात होगी। आपकी कंपनी के अंदर कंप्यूटर है, फर्नीचर है, गाड़ियाँ हैं, उन पर ज़कात फर्ज नहीं है। किराए का घर है, ट्रांसपोर्ट है, किराए पर चलती है, बेचने के लिए नहीं है तो ज़कात फर्ज नहीं है। एक मकान आपने किराए पर देने के लिए लिया है, इस पर ज़कात फर्ज नहीं है। जो चीज खरीदते वक्त बेचने की नियत की थी और ताहाल वो नियत बरकरार हो, उस पर ज़कात फर्ज होगी। तो चौथी चीज थी माले तिजारत। पांचवी चीज है चराई के जानवर। जानवर दो तरह के होते हैं। एक वो जानवर होते हैं कि जो हमारे घरों में खड़े हैं या भैंसों के बाड़े में खड़े हैं और उन्हें हम खरीद कर घास डाल रहे हैं। जिनको खरीद कर घास डाला जाता है उन पर ज़कात फर्ज नहीं होती। अगर किसी ने नियत है कि जनाब बकरीद के लिए मैं डाल लेता हूँ तो जानवर बेच दूंगा, तो ये ऑलरेडी माले तिजारत में आ गए। इसमें आ गए, माले तिजारत में आ गए। लेकिन वो जानवर जो साल का अक्सर हिस्सा जंगल में खुला चर कर खाते हैं, उन पर ज़कात फर्ज है मुतलकन, हाँ वो माले तिजारत के लिए हो या ना। तो यूं जानवरों की 2 से 3 किस्में बनेगी। क्योंकि हम शहरी लोग हैं और जानवरों का लेन देन उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, तो उसकी हम डिटेल में नहीं जाते। जो जानवर आपने बेचने के लिए खरीदते हैं वो मालिक तिजारत में आ जाएंगे। जो भैंसों के बाड़े में जानवर है, घर पाते में खरीद कर घास को क्या डाला जाता है, इनको ज़कात नहीं होगी। तीसरी किस्म वो बनी कि जो साल का अक्सर हिस्सा जो चरवाहे जो होते हैं, उनके पास जो लेबर होते हैं, साल का अक्सर हिस्सा वो घास को खरीद कर डालते ही नहीं, जंगलों में चलते रहते हैं। उन जानवरों पर ज़कात है और उनका फार्मूला 2.5% के अखबार से नहीं होता। उनका एक अलग फार्मूला होता है। एक गाय पर इतनी गाय निकलेंगी और जनाब बकरी जितनी बकरियां निकलेंगी, उसको उसका एक अपना फार्मूला है। बात हो रही थी निसाब पर। निसाब, जानवरों को अलग कर दें, उसका अलग निसाब है। अब रह गई 4 चीजें, सोना, चांदी, करेंसी, माले तिजारत। सोने का निसाब है 7.5 तोला सोना होना। सोने का निसाब क्या है? 7.5 तोला सोना होना सोने का निसाब है। चांदी का निसाब है 52.5 तोला चांदी का होना, एक चांदी का निसाब है। कितना निसाब है जनाब? 52.5 तोला चांदी का होना। ये तो मार्च में मैंने मालूम किए थे, तो कोई 1370 रुपये थे, तकरीबन 72,000 रुपये का निसाब बन रहा था। आज का नजर नहीं है। अब आ जाते हैं करेंसी की तरफ। जो निसाब चांदी का है वही करेंसी में शुमार करेंगे। किसी के पास करेंसी है 60,000 रुपये, ज़कात होगी जनाब इस पर? नहीं होगी। किसी के पास करेंसी है 1 लाख रुपए की, 30,000 रुपये कर्जा निकालना है, इसको ज़कात होगी? नहीं होगी। 30,000 निकाल कर 70,000 रुपये बेचते हैं, निसाब से कम है। माले तिजारत का निसाब भी 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर होगा। चांदी का जो भी रेट होगा उस रेट से हम माले तिजारत को देखेंगे कितना है,
ये है निसाब की मोटी मोटी तफसील। आगे बढ़ते हैं। मुझे सवाल एक मैंने टाइम किया था कि जनाब कुछ लोग पूछते हैं कि सैलरी में ज़कात होगी कि नहीं होगी। यहाँ उसका जवाब है। टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, आसान टॉपिक है। यानी ये जो मुद्दा है थोड़ा सा मुश्किल समझो चाहूँगा। बालिग होने से पहले नमाज फर्ज होती है या नहीं होती? नहीं होती। बंदा मर बहुत सारी बातों में मफूल करना होता है, बहुत सारी बातों में नहीं होता। बालिग होने से पहले नमाज फर्ज नहीं है, रोजा फर्ज नहीं है। अब कोई अगर सवाल करे कि किस तारीख को नमाज फर्ज होती है, क्या इसका जवाब होगा कोई? नहीं। अगर अलामात पाए जाए, जब भी पाए जाएंगे तो बालिग हो जाएगा, और लड़का हो लड़की हो। अलामात नहीं पाए जाती तो 15 साल इस्लामी तारीख के एतबार से उम्र होगी तो वो बालिग शुमार होगा। तो बालिग होने की कोई उम्र नहीं है, और आप कोई तय नहीं कर सकते कि जनाब जब चांद की या अंग्रेजी तारीख आएगी तो नमाज फर्ज होगी। ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसका अपना एक फार्मूला है। ज़कात का मामला भी ऐसा ही है। तो हमारे माशरे के अंदर रमजान में रवाज पड़ गया है ज़कात निकालने का, वरना ज़कात निकालने के लिए हर एक शख्स का अपना हिसाब है। वो हिसाब क्या है? आप में से बहुत सारे जो अंदाजा के अक्सर लोग ही नौकरी पेशा लोग होंगे। आपने जो है वो तालीम हासिल की, तालीम हासिल करते हुए आपके पास जॉब नहीं थी, आपका जो जरिया था जो भी था माली आमदनी का, वो जेब खर्च था। बाज़ लोग जेब खर्च को भी जमा कर लेते हैं। चलो हम फर्ज कर लेते हैं कि उसने जेब खर्च जमा कर लिया, और वो जेब खर्च कर्जे से फारिग होकर, हाजत असलियत से फारिग होकर उस मिकदार को पहुंच गया जो 52.5 लाख चांदी की मालियत के बराबर बनता था। मैं आज से 20 साल पहले मुमकिन है 20,000 रुपये में चांदी का निसाब बन जाता हो। तो किसी के पास 20 साल पहले 20,000 रुपये आ गए और उसका निसाब पूरा हो गया, तो ये स्टार्टिंग डेट होगी। क्या होगी? ये निसाब का मालिक हो गया, ऐसी चीज के निसाब का मालिक हो गया कि जिस पर ज़कात फर्ज है, जिस पर ज़कात फर्ज है। करेंसी का मालिक हुआ है ना। 5 चीजें हमने बताई थी, 5 चीजों पर ज़कात फर्ज है। करेंसी का मालिक हुआ ये, और करेंसी की मालियत 52.5 लाख चांदी के बराबर बनी। अब इसकी वो डेट स्टार्ट हुई है। अब बिल फर्ज महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ये रकम खर्च हो जाती है इससे, तो निसाब का मालिक रहा ही नहीं, निसाब का मालिक रहा ही नहीं। लेकिन चांद की जिस तारीख को ये निसाब का मालिक बना था, मिसाल के तौर पर 5 शबान थी, और अगले साल जो है 5 शबान की वो तारीख, वो घंटा, वो मिनट आया और इसके पास निसाब मौजूद है, तो हम कहेंगे निसाब का साल पूरा हो गया। क्या कहेंगे हम? निसाब का साल। निसाब कम ना हो, ये जरूरी है। 20,000 से हमने फर्ज किया था निसाब, इसके पास मिसाल के तौर पर किस तारीख को निसाब का साल पूरा हो रहा है? 5 शबान। इसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और 2 करोड़ रुपए पहले इसके पास आ गए। तो इंतकाल होकर मिल्कियत ट्रांसफर हो जाती है रूसा की तरफ, और एक दिन पहले 2 करोड़ रुपए आ गए। अब इस 2 करोड़ पर भी 5 शबान को ज़कात फर्ज होगी। निसाब के साल पूरा होने का मतलब ये नहीं है कि जनाब हर चीज के बारे में साल पूरा होना जरूरी है, नहीं। निसाब तो साहिब निसाब हो, निसाब ना टूटे उसका, एक दिन पहले भी अगर वो चीज आएगी तो ज़कात फर्ज होगी। और जो आपके लेते हैं इस प्रकार जी नहीं, अब आप ये देखिए 5 शबान को स्टार्ट हुआ था निसाब,
कि हम एक नौजवान की मिसाल ले रहे हैं, जिसने जिंदगी में पहली दफा माल जमा किया, या उसके अकाउंट में पहली दफा माल जमा हुआ। रूटीन में क्या होता है, ऑलरेडी बंदा साइड साफ हो जाता है, सोना आ जाता है, उसके पास आ जाती है, और वो साइड साफ होता है। 5 शबान को उसका साल पूरा होगा, घूमते 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 ये दिन आया, तो बैलेंस शीट इस दिन को सामने रखकर बनाएंगे। जब आप ज़कात निकालने की बैलेंस शीट बनाएंगे, इस तारीख को सामने रखकर बनाएंगे, आज के दिन मेरे पास क्या है। ये सवाल इतना अहम है, दर्जनों मसाइल इसके विरुद्ध घूमते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कि जी मैंने सोने की ज़कात निकालनी है, किस रेट का एतबार करें, हम कहेंगे इस दिन के रेट का एतबार करें। आप कहेंगे मैंने प्रॉपर्टी ली थी 2 साल पहले, किस रेट का एतबार करूँ, हम कहेंगे करंट वैल्यू का एतबार करेंगे। आपका जो साल जिस दिन पूरा होता है उसकी करंट वैल्यू क्या है। 5 शबान को पूरा होता है तो 5 शबान को जो करंट वैल्यू है, रेट कम हो गए ज्यादा हो गए, उस दिन के रेट का एतबार होगा। एक दिन पहले कोई चीज आई उसको भी ज़कात निकालेंगे। मिसाल के तौर पर किसी के पास 4 शबान को 2 करोड़ रुपए थे, तो आपकी जुबान में से लिक्विड एसेट कहते हैं ना, लिक्विड में 2 करोड़ रुपए थे, लेकिन उसने रहने के लिए घर खरीद लिया। रहने के लिए जो घर होता है क्या उसमें ज़कात होती है? नहीं। अब 2 करोड़ रुपए की अगरचे की अदायगी करनी है, लेकिन सौदा हो गया। सौदा होने से ये 2 करोड़ रुपए क्या हुए, पेबल हो गए। पेबल होने की वजह से इस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। अब इसकी शेप चेंज हो चुकी है, अब ये ऐसे माल में इसका वजूद सामने आ चुका है जिस पर ज़कात फर्ज नहीं है। तो ये तारीख है, इस तारीख के लिए बहुत सारे मसाइल घूमते हैं। सवाल करते हैं आप लोग के जी, टाइम भाई भाई तो आगे चलते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। साल स्टार्ट होकर साल पूरा हो, अमवाल का साल पूरा होना जरूरी नहीं, बल्कि ये समझिए कि कीबोर्ड रखा हुआ है, इसके हम 3 हिस्से कर लेते हैं, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। ठीक है, ज़कात के मामले में 3 लेयर है। कितनी लेयर है? जो इस लकीर से नीचे होगा उस पर ज़कात फर्ज भी नहीं है और वो ज़कात ले भी सकता है, उस पर ज़कात फर्ज भी नहीं है और ज़कात ले भी सकता है। एक बीच की लेयर है, मतलब माली हैसियत के एतबार से, कितना माल है कितना माल नहीं, इस एतबार से बीच की लेयर वाला होगा जो ज़कात ले तो नहीं सकता लेकिन उसको ज़कात दे भी नहीं सकते। तीसरी लेयर ऊपर की, ऊपर की लेयर के लिए जरूरी है कि बंदा ये जो 5 चीजें हमने गिनी है इसके मुताबिक साहिब निसाब हो जाए। क्या हो जाए? साहिब निसाब होते ही ज़कात फर्ज नहीं होगी, बल्कि जिस दिन साहिब निसाब हुआ है उसके बाद कम से कम 1 साल पूरा हो। इस पूरे साल में जो आया जो गया कोई हिसाब नहीं। आसानी आप देखें ना, सैलरी वाले को सैलरी मिलती है इस साल की 3 लाख रुपए, लेकिन सारे खर्च हो जाते हैं, तो जो साल में खर्च हो गया उसका कोई हिसाब नहीं है। जिस दिन साल पूरा हो रहा है उस तारीख को देखेंगे कभी आज के दिन क्या बचा हुआ है, कर्ज को निकालकर, हजत तस्लिया को निकालकर आज के दिन क्या बचा हुआ है। अगर निसाब बनता है तो ज़कात फर्ज है, अगर निसाब से कम अमाउंट होगी तो ज़कात फर्ज नहीं। बैंक का ज़कात काटना तो कई वजह से हो जाता है, कई वजह से हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने जो है जिसकी ज़कात काटी बैंक ने, उसने तो 50 लाख रुपए कर्जा लेके घर बनाया हुआ है,
ठीक है, उसको तो ज़कात ही फर्ज नहीं है, देख कैसे काट सकता है ज़कात, उसको तो ज़कात ही फर्ज नहीं है। अकाउंट में पैसे होने का ये मतलब तो नहीं कि ज़कात की सारी शर्त पाई जाएंगी। फिर दूसरी खराबी क्या है कि ज़कात एक इबादत है और इबादत के लिए कसद और इरादा जरूरी है। आपने तो इरादा ही नहीं किया ज़कात निकालने का, उसने बिना कर दी। तो पहले कुछ और लोगों को सहूलत दी गई थी जवाहरलाल के ज़माने में, फिर ये मुकदमा जो हनफी लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया, तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वजह से अब प्रेसिडेंट ने इस बात की इजाज़त दी है कि कोई शख्स जो है वो फॉर्म भर के डिक्लेरेशन जमा करवा के या एफिडेविट जमा करवा के ये कह सकता है कि मैं ज़कात खुद अदा करूँगा, बैंक नहीं काटती। और कोई सवाल? क्योंकि आप थोड़ा सा डेटा है, हमने दो बुनियादी बातें पहले ध्यान की कि जब हम कहेंगे कि भाई ज़कात का निसाब पाया गया, इतनी अमाउंट पाई गई, तो दो चीज़ों को सामने रख के फैसला करते हैं, कर्ज को निकाल के क्या बचा और जो बेसिक जरूरियात है उसको निकाल के क्या बचा। तो ग्रोसरी की मिसाल उसमें हो गई, बच्चों की फीस ड्यू है, यूटिलिटी बिल्स ड्यू है, घर का किराया ड्यू है, वो निकल जाएगी। जी बगैर ही करते हैं बहुत है। हमारा काम के लिए सेल परचेस एक सवाल है कि ये काम सुना है जो गोल्ड के अंदर और जो खरीद होती है जो रखा हुआ देखिए जो प्रॉपर्टी आपने ली है, अगर आपकी नीयत यह है कि बच्चों को काम आएगी, इसकी भी दो सूरतें हैं। या तो आपकी नीयत ये है कि बच्चों फैमिली बड़ी होती है बंदे की, तो कोई बच्चा जो या घर बनाकर शिफ्ट हो जाएगा तो ज़कात नहीं। अगर बात ये है कि बच्चों की शादियां होंगी, कोई और मुश्किल वक्त आ जाएगा तो उसको बेच दें, बेचने की नीयत ट्रेडिंग की नीयत है, तिजारत की नीयत है। गिफ्ट करने की नीयत, बच्चों को गिफ्ट करना है, तिजारत की नीयत नहीं है। तिजारत की नीयत पाई गई तो ज़कात होगी, कोई और नीयत पाई गई तो ज़कात नहीं होगी। तीन सूरतें। पहली सूरत यह है कि किसी ने बेचने की नीयत से ज़कात, दूसरी सूरत यह है कि बेचने की नीयत से नहीं खरीदा, बाद में बेचने की नीयत हो गई, ज़कात नहीं। तीसरी सूरत यह है कि बेचने की नीयत से ही खरीदा था लेकिन बाद में बेचने की नीयत नहीं रही, अब भी ज़कात नहीं। तो खुलासा ये निकला कि खरीदने की नीयत से लेकर मौजूदा वक्त तक उसकी बेचने की नीयत बरकरार हो, खरीदते वक्त भी नीयत हो और मौजूदा वक्त तक भी वो नीयत बरकरार हो तो ज़कात होगी। मुमकिन है उसने ज़कात 2 साल निकाले, 3 साल निकाले, फिर उसकी नीयत बेचने की नहीं रही, अब ये हमारे ज़कात में नहीं आएगा क्योंकि अभी मालिक तिजारत नहीं है। ये चीज गोल्ड किसी भी शेप में हो, कोई पहने हुए हो, लॉकर में रखा हुआ हो, घर में रखा हुआ हो, ज़कात नहीं होगी सिवाय एक सूरत की, अगर वो रहन में रखा हुआ है, रहन में रखा हुआ है तो उसको ज़कात नहीं होगी।
शुमार करते वक्त उसको शुमार नहीं करेंगे, बाकी तमाम तो तमाम से। काफी कंटिन्यू रहेंगे रखा हुआ क्या कुछ क्लैरिटी भी कौन करेगी भूल भी लिया और भूल कर 50 लाख 25 लाख का गोल्ड है 50 लाख की बात है दोनों ले लेंगे जो पेबल है वो अलग करेंगे और गोल्ड अलग करेंगे, दोनों को मैनेज करेंगे। छोटे पागल भाई किसी को आपने किसी को नहीं गलत उससे उतना थोड़ी करता। अगर आपने मतलब एक पाई का हिसाब करूंगा। उसने अगर आपने किसी को लाभ दिया था लाभ रुपये आपने किसी को दे दिया अभी तो आपके पास तो कुछ नहीं है उसकी रहन में उसका फर्क है। तो लगा कौन देगा मैं दूंगा देने वाला या जिससे लिया हुआ वो जिसकी देगा प्रॉपर्टी है, तो वो तो अपना हमारे पास प्रॉपर्टी किसकी, अभी तो नहीं हमारे पास प्रॉपर्टी किसकी। प्रॉपर्टी हमारी क्योंकि मैंने इधर आप इस मसले को दो हिस्सों में तकसीम करें, ज़कात इस पर है। वैसे टॉपिक आगे आ रहा है लेकिन चल बात चल पड़ी है और आप लोग हिसाब किताब के लोग हैं, ठीक है ना, तो कोई मुश्किल नहीं है कि प्रेजेंटेशन से समझाया जाए आप लोगों को। देखिए जो माल आपका कहीं और है जरा उसको शुमार करें, कौन कौन सा माल कहीं और हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप बीसी भरे जा रहे हैं, बीसी भरे जा रहे हैं, बीसी भरे हैं, तो खुलेगी आपकी खुलेगी कुछ 20वीं 30वीं, लेकिन आप भरे जा रहे हैं तो जितनी किस्तें आप भर देते हो तो आपकी है ना, लेकिन आपको कब्जे में नहीं है। ये कर्ज के हुक्म में कि हमने दूसरों को कर्ज दिया हुआ है। आप घर किराए पर लेते हैं और घर किराए पर लेते हुए कुछ ना कुछ एडवांस उठाते हैं, इसकी रकम है, हमारे रकम है, लेकिन हमारे कब्जे में नहीं है, कर्ज के हुक्म में। प्रोविडेंट फंड जो है हमारी सर्विस से कटता चला जा रहा है, ठीक है, और प्राइवेट कंपनियां भी जो हमारे अकाउंट में डालती है वो भी हमारे भी हो जाता है। गवर्नमेंट इदारों में जो ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट जो है वो भी कुछ डालती हो, प्राइवेट इदारों में ही होता है, तो वो भी हमारी मिल्क है, लेकिन एक तरह से बैंक के पास जो है वो कर्जा है। बीसी हो गई, प्राइवेट फंड हो गया, एडवांस हो गया, आपने किसी को उधार दिया हुआ है, सौदा बेचा हुआ है, पैसे देने हैं, ये तमाम की तमाम रकम रिसीवेबल में आती है, ठीक है। अब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो रिसीवेबल को आप अलग कर देंगे, इसको बाद में देखेंगे, इतनी रियायत से मौजूद है। बाकी जो भी चीजें हैं उस पर ज़कात पूरे निकालते हैं। शरीयत ये कहती है कि रिसीवेबल रकम पर ज़कात तो है, लेकिन उतने हिस्से की अदायगी में आप ताखीर कर सकते हैं। ये आधी बात है। पूरी बात ये है जब मिलेगी तब सारे सालों को देंगे। मिसाल के तौर पर 5 साल बाद मिलती है, 2 साल बाद मिलती है, तो सारे सालों की देनी पड़ेगी। तो आमतौर पर एक होता है ना रूटीन की उदाहरण या रूटीन की ऐसी चीजें हैं जो दिन दिन चलता रहता है, उसको साल के साल जो है वो कर देना चाहिए। ये फार्मूला ज्यादा काम आता है पेड टेस्ट में। जब ऐसी रकम आपको पता मिलेगी उसको बिल्कुल साइड में, तो साइड में रखते हैं, मिलेगी तो फिर हिसाब लगा लीजिएगा। तो यूं रिसीवेबल जो अमाउंट है उसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। ज़कात तो बन रही है, बाकी रकम पर साल पूरा हो जाएगा फौरी ज़कात निकालनी पड़ेगी, लेकिन जो रिसीवेबल है उस पर फौरी ज़कात निकालना जरूरी नहीं है, जब मिलेगी। थोड़ी सी तफसील और भी है कि आज का निसाब बन रहा है, निसाब 72,000 रुपये, इसका 5वां हिस्सा कितना बनेगा? 18। जब 5वां हिस्सा मिल जाए रिसीवेबल रकम का, अब उतने हिस्से पर जरूरी मिलेगा ज़कात निकालना। निसाब का 5वां हिस्सा मिल जाता है, अब इस 18,000 पर काफी नहीं करेंगे, 18,000 जो बनती है वो निकाल देंगे जी। ग्रेजुएटी को छोड़ दे, थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। स्पीकर भाई
आगे वालों का खत्म होने वाला है, अब पीछे बारी आएगी। चले देखिए, रहने का घर है ज़कात नहीं है, गाड़ी इस्तेमाल की ज़कात नहीं है, करेंसी सोना है उसका ज़कात है, तो वो जो है ना माले नामी पर ज़कात है। तो इन करेंसी सोने का ही इसलिए इसका मकसद ही ग्रोथ है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट की होगी, कहीं ना कहीं कुछ किया होगा, ना भी किया हो उसका कम ज़कात है। देखा पीछे अच्छा ठीक है ठीक है जो प्रोग्राम करना है नागरिक एजुकेशन होता है और एक एम्प्लॉयर एजुकेशन। जी जी आपको कंपनी के लिए आप एम्प्लॉय अपने कंट्रीब्यूशन में से विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से नहीं कर सकता। इसमें कौन सा पोर्शन या टोटल लगा देने होगा या खाली एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो लगा देने होगा? बाकी लोग टाइप करेंगे कि कंपनी ऐसे कहती है, बाद जगह तो हो सकता है, बाद जगह डिफरेंट हो सकता है। लेकिन वो जो मैंने कहा बात जो रिसीवर की क्लासिफिकेशन में और जो देखिए एक बात तो है ना, वो दे नहीं रही। मिसाल के तौर पर आपने किसी को कर्जा दिया है कि भी 5 साल बाद मुझे दीजिएगा, तो अखलाकी बुनियादों पर आप 5 साल तक तकाजा नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो रकम आपकी नहीं है। तो कंपनी जो दे रही है आपके अकाउंट में कानूनी तौर पर भी वो रकम आपकी हो गई, कंपनी की बुक से निकलकर तो आपकी बुक में आ चुकी है, तो रकम तो वो आपकी है। ये मामला चले काफी समझदारी कंपनी भागेगी, पूरी काफी के साथ व्यवस्था पूरी तरह काफी है। मतलब आपकी रकम किसी ऐसे बैंक में जमा हो रही थी जो दिवालिया हो गया, आपको फरार हो गया, पैसे पैसे मिलने की उम्मीद ही नहीं, अब सोचा तब्दील हो जाएगी। अंडरस्टूड है। जैसे अगर पेपर को रिप्लेस करने के बाद देखेंगे क्या बचा है। माइनस को मुतल्लिक है कि दारुल हरम में खातून है, वो अपनी दौलत है इसका, अपनी दारुल हरम में खातून है, वो अपनी दौलत का अच्छा खासा हिस्सा अपनी नाबालिग बेटी के नाम पर कर चुकी है, और उसका इरादा ये है कि वो ये पैसे पाकिस्तान में अपने वालिद या अपने भाई को भेज, और वो बच्ची के लिए कोई फ्लैट या प्लॉट खरीद। अब वो ट्रांजेक्शन तो हो जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे होगी जबकि बेटी और माँ दोनों पाकिस्तान से एक तो बाहर है, रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर हो। दूसरा ये कि अगर वो अपार्टमेंट किराए पे चढ़ाया जाएगा तो उसकी आमदनी महीने के ही हिस्से की होगी और उसी में जमा होती रहेगी। और तीसरा ये कि अगर कभी चलकर उस अपार्टमेंट को बेचा गया और उसमें नुकसान हो गया तो इस नुकसान को कौन बर्दाश्त करेगा, जो इसका इंतजाम कर रहा है या वो बच्ची के खाते में जाएगा। ये मुतल्लिका क्वेश्चन पहले बात जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन मजलिस का रंग तब्दील हो जाएगा। ना भाई बच्चों को गिफ्ट दिया जा सकता है, ना भाई बच्चे बहुत सारे असबाब की वजह से मिल्कियत उनके पास आती है, विरासत वालिद का इंतकाल हो गया, विरासत आ गई, गिफ्ट दिया उनको सहायक मिले, उनकी मिल्कियत आ गई, तो उनकी मिल्कियत जब आगे बढ़ेगी तो उन्हीं की होगी, किसी की तो नहीं होगी। ये अलग बात है कि उस रकम से कौन जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये डिफरेंट तफसील का सवाल है। हम शायद पर बात कर रहे हैं कि जनाब ज़कात का फर्ज है। हाजत असलिया को सामने रखेंगे, जो क्वेश्चन था आपका कि हाजत असलिया को निकाल कर फिर देखेंगे क्या मुश्किल है। हाजत असलिया मुख्तलिफ दौर के अंदर मुख्तलिफ चीजें नहीं है। जैसे अगर आज आप फ्रिज
फ्रिज को लेंगे तो हाजत तस्वीर आया, घर का सामान हाजत तस्वीर आया, ठीक है ना। हाजत तस्वीर की बहुत तवील तस्वीर है, कर्ज से फारिग होना इसकी डिटेल हम सुन चुके हैं। क्या क्या चीजें आती हैं, दस्ती कर्जा जो आपको वापस करना है, पेबल अमाउंट, बीसी ले ली है, ये हम मकरूज है, ये वो बयान हो रहा है। क्या बयान हो रहा है? हम मकरूज है। मिसाल के तौर पर हमारी 5वीं बीसी खुल गई, 50 लाख रुपए हमने ले दिए और हमने अभी अदा किए थे 75,000 रुपए, तो अभी तो बहुत बड़ी अमाउंट हमारे ऊपर आ चुकी है, तो वो हमारे ऊपर कर्जा हो गई, उसको बिना करेंगे। आपको जो है ना वो मालिक के मकान है, आपके पास जो है वो जमा एडवांस की रकम दे रकम आपकी नहीं है, ये रकम पेबल है। फ्लैट बुक कराया था, उसकी रकम वाजिब अदा है। प्रॉपर्टी की जो है वो गाड़ी बुक कराई थी, उसकी रकम वाजिब अदा है। ये कर्जे में है जो आपने हटा के अपना हिसाब लगाया। अब आते हैं हमारे ज़कात में, सोने पर ज़कात है, चांदी पर है, करेंसी पर है, माल तिजारत पर है, किराए की जमानत पर है, ठीक है। हम उसकी तफसील काफी सुन चुके हैं। सोने का निसाब कितना है? 7.5 चांदी का निसाब कितना है जनाब? और करेंसी का निसाब 7.5 तोला चांदी के मुसाबिक, 7.5 चांदी के मुसाबिक। किराए की जगहों की तफसील है, उसमें मिल जाती है। क्या अगर बेचने के लिए तो हमारे तजारत में आएगा। हमारे तजारत की काफी तस्वीर आती है। मिसाल के एक फैक्ट्री है, उसमें खाम माल रखा हुआ है हमारे तजारत में, उससे प्रोडक्ट बनाकर बेचनी है। एक जो है वो दुकान के अंदर जो बेचने की होती है वो हमारे तजारत में आएगी। लोग पूछते हैं कि कंपनी पर ज़कात कैसे होगी, तो कंपनी के अंदर मशीनरी भी होगी। मिसाल के तौर पर एक टेक्सटाइल मिल है, ठीक है, कई करोड़ की उसके अंदर मशीनरी है, क्या मशीनरी बेचने के लिए रखी हुई है? मशीनरी पर ज़कात नहीं है। धागा रखा हुआ है, माल तैयार रखा हुआ है, उस पर ज़कात फर्ज है। कंपनी की जो है वो गाड़ियां हैं जो माल सप्लाई करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, उस पर भी ज़कात फर्ज नहीं है। कंपनी के कंप्यूटर हैं, कंपनी की जो है वो फर्नीचर्स हैं, उस पर भी ज़कात फर्ज नहीं है। तो आप लोगों में से जो अकाउंट के शोबे से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप अफसर साहब कहते हैं कि आप आपको बताएंगे तो कितनी ज़कात बन रही है, तो आप इन 5 चीजों को सामने रखते ज़कात से सामने रखें। और फिर बाद में ये भी होता है कि होते हैं, तो होना तो ये चाहिए कि हर एक इनफिरादी हिसाब लगाए। इस कंपनी को देख लें, इस कंपनी से मिसाल के तौर पर 2 करोड़ रुपए की चीजें बन रही है, इस पर ज़कात बनती है, और 1 करोड़ दोनों पैसे में आ रहा है। अब एक फरीक ये देखेगा कि मेरे ऊपर कर्जा तो नहीं है, मेरे ऊपर जो है वो किसी और कंपनी के हवाले से, कई कंपनियां होती हैं, किसी और कंपनी के हवाले से पेबल चीजें तो नहीं है, तो वो अपना एक जाती हिसाब लगा के फिर ज़कात निकालेगा। अगर वो क्लियर है कहीं और उसका लेन देन नहीं है, ठीक है, एक साथ निकाल दी जाए, कुछ नहीं। जी, अभी आपने फ्लैट की एग्जांपल दी है, ये 50 लाख फ्लैट बुक कराया, दूसरा भी 10 लाख 40 साल का इंस्टॉलमेंट देता है। जी, अब जो आपने कहा अभी बात की है कि अगर लाइबिलिटी हुई तो वो माइनस करें। जी, मेरे मैसेज ये है कि 10 लाख के उसमें पे करके कुछ करना किया था, बाकी 40 लाख की लाइबिलिटी है जो कि अब उसको पे करना चाहिए। इस केस में ज़कात किस तरह से 10 लाख जो पे कर दी वो मिल्कियत थी, अब नहीं है, अब बुक ट्रांसफर हो चुकी है, वो 10 लाख अब इसके नहीं है, वो बिल्डर के हो गए। और ये जो 40 लाख उसने देने हैं ये माइनस करेगा लाइबिलिटी, अपनी लाइबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल माइनस करेगा। ये 2-3 साल में हो, 2-3 साल में 5 साल भी हो तब भी करेगा, तो 5 साल एक्यूरेट करेगा। बिल्कुल नहीं, 5 साल में हर साल माइनस करेगा। मिसाल के तौर पर इस साल जो 40 लाख है, अगले साल हो सकता है 30 लाख हो जाए। जैसे हर साल 10 लाख पे करते हैं, पहले साल में 10 लाख पे करते ठीक है, 40 लाख रहते हैं, ठीक है। अगले दूसरे साल में 10 लाख पे करूंगा, अगले साल में कुछ इस केस में क्या लाइबिलिटी तो थोड़ी नहीं रही है, सिर्फ 1 साल की लगी है, 40 लाख की माइनस कर 40 साल में 40 लाख की अगले साल में 30 लाख माइनस कर।
अगले साल 30 लाख मैनेज करो, 30 लाख मैनेज करो। असल में लायबिलिटी है या नहीं है। अगर ये कंपनी बिकती है, ये कंपनी बिकती है, ये मिसाल के तौर पे एक कंपनी का सवाल पूछ रहे हैं, ये उस कंपनी पर लायबिलिटी बनती है, तो क्या होगा? नहीं कबूल नहीं, लीगल की बात है। जी मतलब आप तो नहीं बेचेंगे ना, हमें कह रहे हैं कि ये कंपनी का मसला था, उस कंपनी ने जो है वो कोई मशीनरी खरीदी थी किस्तों पर 5 साल में उसकी किस्तें जानी थी, अब कंपनी बिकती है, तो जब कंपनी का रेट लगेगा किसको माइनस करेंगे? पूरी की पूरी लायबिलिटी को माइनस करेंगे, सिर्फ 1 साल को 2 साल को माइनस नहीं करेंगे। ग्रेड हुआ है 4 साल में 10 साल, 1 साल में 10 लाख की 10 लाख की लायबिलिटी माइनस होगी, 40 लाख की माइनस करेंगे, हर साल 40 क्यों होगा, अगले साल कम हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी माइनस। फ्लैट को आप भूल जाएं, हो सकता है कि इसमें गाड़ी मिली हो किस्तों पर, हो सकता है इसमें घर माल के खरीदा हुआ हो, हर तरह का जो पेएबल अमाउंट है वो माइनस होगा, पूरा का पूरा। इसमें जैसे में थोड़ी सी वजाहत है, मुफ्ती साहब को मैं थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर देता हूँ सवाल। उसमें होता ये है कि बाज़ लोग जो है वो बैंक के थ्रू जो है कोई चीज़ खरीदते हैं, या आप इसको इस तरह समझिए कि होता ये है कि मैं बिल्डर के पास आता हूँ और उसके साथ में इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट जो है इस्टेब्लिश करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ इस्तिस्ना का, और आप मुझे 5 साल के बाद जो है ये फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी जो है वो तैयार करके देंगे। तो शरिया के डोमेन में अगर हम बात करें तो अभी मैं उस एसेट का मालिक नहीं हूँ, और मेरे पास जब मैं उस एसेट का मालिक नहीं हूँ तो उस सूरत में मुझ पर कोई लायबिलिटी जो है वो क्लियर नहीं होती बज़ाहिर। आप इसकी वजाहत कर दीजिएगा। तो इस एतबार से जब एक प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की है, आप 10 लाख रुपए दे चुके हैं, 40 लाख रुपए आप पर लायबिलिटी नहीं है, आप पर हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट बनती है डेट वुड बी लायबिलिटी ऑन यू। तो इसकी मुझसे थोड़ी सी वजाहत कर दें, सवाल का थोड़ा सा इस तरीके का रुख है। एक आदमी ने जो है गाड़ी खरीदी कराया किस्तों पर, ठीक है, तो 56 लाख रुपए की उसने जो है वो किया गाड़ी खरीदी, 10 लाख रुपए उसने डाउन पेमेंट की, 40 लाख रुपए क्या है कर्जा, उसका इंतकाल है, और उसने छोड़े हैं 1 करोड़ रुपए, कितने छोड़े हैं 1 करोड़ रुपए। ये 1 करोड़ रुपए गुस्सा के देंगे, ये गाड़ी के जो पेमेंट अदा करनी है वो निकाल कर गुस्सा के देंगे, क्योंकि विरासत का उसूल ये है कि सबसे पहले तो तकलीफ को पैसा हटाएंगे। आमतौर पर तो कोई जो रिश्तेदार लगा देता है, कोई दूसरे मरहले पर कर्जा निकाला जाए, जो कुछ बंदा छोड़ के मरा है सारी विरासत हो जाए ऐसा नहीं, तो दूसरा स्टेप क्या है, कर्जा निकाला जाएगा। तो ये जो गाड़ी की अमाउंट हो गई थी 40 लाख रुपए थे, 1 करोड़ रुपए से हमने निकाला तो कितने बाकी बचे, अब 60 लाख रुपए में विरासत जारी होगी, कितनी विरासत जारी होगी, 60 लाख रुपए में विरासत जारी होगी। अब हम आ जाते हैं कि जनाब सारे पैसे मिसाल तो नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि मुद्दे पर बोझ था, इसका एक मायदा था, इसने पैसे अदा करने थे, तो इसने जो पैसे अदा करने थे उस मामले में भी हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे थे। जो मिसाल दी गई है वो मिसाल थोड़ी सी तफसील करनी है। बेइस्तिस्ना जो है फ्लैट को अगर सामने रखेंगे थोड़ा सा मुश्किल है समझना। आप ये समझें कि टेक्सटाइल कंपनी को एक मेंटेनेंस का ऑर्डर मिला कि जनाब आपने टी शर्ट बनाकर हमें देनी है, अभी वो कंपनी बना रही है, कंपनी अभी बना रही है, तो ये जो ऑर्डर अगर बैंक में जाएगा तो क्या होगा, तो बताएगा। अगर ये बैंक के थ्रू ऑर्डर करना है और ये माल एक्सपोर्ट होना है तो क्या होगा जी, बैंक गारंटी लेगा ना, बैंक गारंटी लेगा, पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनेंगे, वो पार्टी जो है जिसने बाकी पैसे देने थे बैंक की गारंटी की वजह से वो बैंक से लेगा ही लेगा लाजमी तौर पर,
इसकी बैंक गारंटी देगी, कितना भी माल देगा ही देगा। हालांकि ये भी इस्तिस्ना है, इसमें भी मेकिंग का अमल पाया जा रहा है, ये बना रहा है, लेकिन चूंकि मुआहदा हो चुका है। बे इस्तिस्ना के अंदर रियायत क्या दी गई है कि आम सौदों के अंदर माल तैयार होना चाहिए। आपके पास माल है तो आप बेच सकते हैं, वरना आप नहीं बेच सकते। सौदे की दूसरी शेप और दूसरी शक्ल ये होती है, आपके पास माल नहीं है लेकिन आपने मेकिंग करके देना है, मेकिंग करके बना के देना है, इसको बे इस्तिस्ना कहते हैं। अगर माल नहीं होता लेकिन आप ऑर्डर ले लेते हैं, वो ऑर्डर शरई एतबार से अक़दे बे है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले हमारा सौदा थोड़ी हुआ था, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। अगर ऐसा हो तो यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, वहां उसकी कीमत आसमान पे चढ़ जाती है। बिल्डर ये तो नहीं कहता ना कि मैं आज के हिसाब से आपको दूंगा, नहीं होता। जिस रेट पर सौदा हो गया, अब वो रेट लॉक हो गया। मार्केट में अब तीसरे को बेचेगा, चौथे को बेचेगा, वो जिस मर्जी रेट पर बेचे, बिल्डर ने वही पैसे लेने हैं कि जो पैसे जिस पैसे पर सौदा हो रहा है। दोस्तों काउंट जाएगा, वो गलत बात है। तो बेसिकली ट्रेड के अंदर भी बे हो रही है, यानी तिजारत हो रही है, सौदा हो रहा है। और ठीक है, वो वक्ती तौर पर जो चीज मौजूद नहीं है, उस मौजूद ना होने का फायदा क्या होगा कि हमने माइनस कर दी, लेकिन हम ये देखेंगे कि भाई आज प्रॉपर्टी कहाँ खड़ी है, आज प्रॉपर्टी कहाँ खड़ी है। मिसाल के तौर पर एक बिल्डर ने एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी है, तो क्या वो बिल्डर खरीदता है कि नहीं खरीदता? सारे बिल्डर आपने देखे होंगे, वो फेल हो जाते हैं, कोई और बिल्डर आकर उसको खरीदता है। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या बन रही है उस टाइम पर, ये आप बढ़ाएंगे, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। ये मिसाल थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो जाती है, मुश्किल लग रही है तो आप जमीन में लेंगे उस मिसाल को, कि जमीन किस्तों में मिलती है कि नहीं मिलती? जमीन की तो किस्तों में मिलती है ना। किसी शख्स ने जो है वो 5 साल मुद्दत पर जो है वो जमीन खरीद ली है, अब क्या होगा, ये कौन होगा? अच्छा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फिर भी हो सकता है। जो मैंने तशरीह बयान करनी थी वो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया है। अब हम आते हैं एक थोड़े से मुश्किल मसले की तरफ। घर में जब आप जाके बताएंगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मैं इसमें क्लियर नहीं हूं। कोई एक्स्ट्रा ऐसी प्रॉपर्टी किसी ने वो दुकान पे हो सकती है, वो फ्लैट पे कुछ हो सकता है, तो जैसा कि मुझे 50 लाख की है, ठीक है, तो अब मुझे ये कि मेरा माल है, लेकिन जो मेरा अपना जो माल है वो भी सिर्फ 10 लाख है, जो मैंने बाकी तो मेरी पे करना है मुझे 40 लाख। तो इसमें मुझे बता कि मेरा माल है, उसको लगेगी 10 लाख, क्यों लाइबिलिटी भी 40 लाख की, भले प्लॉट ही जैसे अगर प्लॉट है तो बाकी 40 लाख में आप पे करने आप गाड़ी की मिसाल को लेना बहुत आसान रहेगी। आपने इस्तेमाल की गाड़ी, ये एग्जैक्ट केस है, मतलब मैंने एक प्लॉट बुक कराया है, उस पेमेंट अगले मरहले पर आ गए जाकर, पहले गाड़ी के मरहले पर इस्तेमाल की गाड़ी पर ज़कात है। आपने गाड़ी ली 50 लाख की, 10 लाख पता चल गई 40 लाख देंगे, 40 लाख को आप मेहनत करेंगे और गाड़ी पर ज़कात भी नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं प्लाट पर। प्लाट लेने के लिए लिया तो ये मिसाल बनेगी, ठीक है ना। किराए पर बनेगी तो ये बनेगी। प्लाट अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, अब सोचा मुख्तलिफ हो जाएगी कि पैसे तो आप माइनस करेंगे, 40 लाख रुपये आपको माइनस करोगे, लेकिन उस प्लाट की कीमत होगी 1 करोड़, उसकी जो भी वैल्यू होगी 20 लाख का हो जाए या 1 करोड़ का हो जाए, उसकी वैल्यू को आप अपने बैलेंस में लगाएंगे। जी, इन चीजों को ज़कात निकाल देंगे, वो 1 करोड़ रुपये, 40 लाख रुपये मैंने माइनस करने, उसको माइनस करने तो 1 करोड़ अभी तो नहीं मिलेगा ना, जब प्रॉपर्टी बिकेगी तो 1 करोड़ ज्यादा हो जाएगा, 2.5 लाख रुपये। क्यों इतनी आसानियां आप सुन रहे थे, तो 1 करोड़ रुपये ज्यादा क्यों लग रहा है? यही तो मसला है, औरत सोना बेटी को बता देंगे नहीं देगी। बेचना जरूरी नहीं है, उस दिन उसकी करंट वैल्यू क्या बन रही है। ऑनरशिप तो आ गया के बाद बेहतर भाग गया तो सर आदमी अगर बिल्डर भाग गया तो उसकी कीमत ही गिर जाएगी, उस प्रॉपर्टी की कीमत ही गिर जाएगी।
नहीं बात करो तो ना हमारे ओनरशिप में वो पार्शियल पेमेंट की भी है तो फिर करंट मार्केट में कर देंगे मैं फुल्ली ऑनर हूँ। तो आपने शुरू में बात की थी कि पूरी तरह उसके ऊपर आपको काबिज होना चाहिए, तो वो तो नहीं कहाँ से बेहतर होगा, वो तो 4 साल बाद देगा नहीं देगा। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी बिल्कुल नहीं होता, उनकी मालियत भी होती है, उनकी मालियत भी होती है। ऐसा नहीं है कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो है ना बिल्डिंग की मालिक नहीं होते, वो नहीं बिकती। मुश्किल मिसाल को लेकर मसला ना समझे, मसला समझने का तरीका होता है पहले आसान मिसाल को लेकर समझे। मुश्किल मिसाल मुश्किल क्यों हो रही है वो एक अलग है, उसका अलग ट्रीटमेंट है। इस वक्त हम मसला समझ रहे हैं, आसान मिसाल को समझने ये जरूरी है। अभी तो मुश्किल मिसाल समझाने लगा, मुश्किल हमने सुना सोने का निसाब 7.5 तोला, चांदी का 52 तोला, करेंसी का 52 तोला चांदी निसाब उसका, और मालिक तिजारत का कितना जनाब 52 तोला। ठीक है, तो बहुत सारी औरतें कहती हैं कि जी वो सोना ना 7.5 से कम रखा तो ज़कात फर्ज हो जाए। अभी तक जो समझाया था वो आधी बात थी। अब अगली आधी बात यह है कि बिल फर्ज ये जो अमवाले ज़कात हैं ये तो मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर चराई के जानवर तो अलग कर दें, 4 चीजें रह गई, करेंसी मौजूद है लेकिन निसाब को नहीं पहुंचती, 50,000 रुपए हैं, चांदी मौजूद है 20 तोला है, सोना मौजूद है 5 तोला है। कोई भी चीज इन 4 चीजों में से निसाब के बराबर नहीं है। यही मेरा नुक्ता है। इसका यह मतलब नहीं है कि अब ज़कात फर्ज नहीं होगी, यह मतलब नहीं है। अब हम ये देखेंगे कोई भी एक चीज, ये वो सूरत है कि जब 4 चीजें जिनको ज़कात फर्ज है वो तो मौजूद है, कोई भी चीज निसाब के बराबर नहीं है। तो अगला कैलकुलेशन का फार्मूला ये होगा कि एक चीज को दूसरी के साथ मिलाएंगे और मिलाकर चांदी के निसाब से उसकी कीमत देखेंगे। अगर तो चांदी के निसाब के बराबर मालियत बनती है तो ज़कात फर्ज हो जाएगी, वरना नहीं होती। यहाँ आ जाते हैं, यदि किसी के पास सोना था 1 तोला 1,08,000 रुपए का बन गया, करेंसी उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे, जो कर्जे से भी फारिग थी, 500 रुपए आ जाते, 80 गुजारिश थे, सब चीजें निकाल के भी 500 रुपए बच रहे थे। कितने बचे जनाब? 1,08,500। चांदी के निसाब से ज्यादा है कि कम है? दूसरी मिसाल, 2 तोला चांदी थी, उसकी कीमत बनी 65 से 40 रुपए, मालिक तिजारत 20,000 का, करेंसी 10,000 रुपए की, टोटल मार्क बने 32,740। चांदी के निसाब से बराबर है कि ज्यादा है? कम है, ज़कात नहीं होगी। तो मिलाकर फिर देखेंगे। मुस्तहिक के ज़कात कौन होता है? इनमें से 2 सवालों को जवाब देता हूँ। किस रिश्तेदार को ज़कात नहीं दी जा सकती? 2 तरह के रिश्ते ऐसे हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। एक, अपने माँ बाप को, माँ बाप के अंदर दादा दादी, नाना नानी, परनानी, परदादा, ऊपर जितनी भी नस्ल जाती है उसको ज़कात नहीं दी सकती। इसी तरीके से अपनी औलाद को, औलाद में जो है वो बेटे, पोते, पोतियां, नवासे, नवासियां, ये सब आ गए। ये है एक रिश्ता कि औलाद और माँ बाप, इस रिश्ते को ज़कात नहीं दी जा सकती। माँ बाप औलाद को नहीं दे सकते, औलाद माँ बाप को नहीं दे सकती। दूसरा रिश्ता है शोहर और बीवी का, बीवी शोहर को, शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। ये 2 रिश्ते हैं जहाँ ज़कात नहीं दी जा सकती। बाकी भाई को, बहन को, साले को, जुम्मन को, सास को, ससुर को, खाला, मामा, फूफो, सबको ज़कात दी जा सकती है अगर वो ज़कात के मुस्तहिक हों तो। अब ज़कात का मुस्तहिक कौन होता है? ये मैंने अर्ज़ किया था कि एक लकीर कहती है शरीयत में, जो इस लकीर से नीचे होगा वो ज़कात ले सकता है। तो ज़कात क्या कर सकता है?
ले सकता है। बड़ा अहम मसला है। बाद औक़ात हम जो है वो जज्बाती अंदाज में देख रहे होते हैं किसी आदमी को। एक तरफ वो आदमी है जिसके पास 4-5 लाख रुपए हैं, उसने घर खरीदना 20 लाख का, आजकल तो 20 लाख का भी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ आदमी है जिसके घर में खाने के पैसे भी नहीं है। तो कौन ज्यादा मुस्तहिक होगा, कौन ज्यादा मुख्तार होगा? उसके पास 25 लाख रुपए। घर अगर खरीदने में मदद करनी है तो दुरुस्त तरीका अपना लिया जाए। कुछ लोग अमाउंट अपनी जमा कर रहे हैं, अभी उसको देना, उसको कहें तुम सौदा करो। जब वो सौदा कर लेगा तो क्या हो जाएगा? मकरूज हो जाएगा। मकरूज हो जाएगा तो जो उसके पास जमा है वो सारे माइनस हो जाएगा। तो अब ये उस पोजीशन में आ जाएगा, इसको ज़कात दी जा सकती है। या इसकी बीवी, हर एक शख्स का अलग बैलेंस शीट देखी जाएगी। बीवी अगर मिस्टेक है तो बीवी को दे दें, बारीक बच्चे हैं वो मिस्टेक है तो बच्चों को दे दें। खासतौर पर शादी ब्याह करने से प्रॉब्लम आती है, तो जरूरत मिलती है, लेकिन उसकी अपनी पोजीशन ज़कात लेने की नहीं होती। उसका जो बेटा है बालिग, उसको दी जा सकती है, उसके पास जेब में ये सोचना है। कौन जो है वो एक मिनट की बात नहीं सकते, कौन ज़कात ले सकता है, हम इस पर करेंगे। 7.5 पूरा सोना जिसके पास ना हो, ठीक है, मेरे ख्याल में हम 7 पढ़ लेते हैं। 52 पूरा चांदी उसकी मिल्कियत में, आवाज आनी चाहिए। 52 पूरा चांदी की जो रकम बनती है वो भी ना हो। नंबर 4, 52 पूरा चांदी के बराबर माले तिजारत ना हो। नंबर 5, ये नंबर 5 एक इजाफी चीज है आप अब तक आपने नहीं सुनी। अब तक तो हम ये साफ लगा रखा ना कि किस चीज पर ज़कात है, किस चीज पर नहीं है। अब जिसको ज़कात देनी है हम उसका लाइफ स्टाइल देखेंगे, उसके पास उसके घर में साजो सामान, फर्नीचर, ये वो सब जरूरत है, बर्तन जरूरत है, लेकिन मिसाल के तौर पर उसमें कोई डेकोरेशन पीस लगाया हुआ है, उसको शुमार करें तो कितने का होगा, कितने का होगा, कितने का होगा। जायद और जरूरत चीजें कितने की होंगी? अगर वो चांदी के निसाब के बाद पहुंच जाती है, ज़कात नहीं दे सकता। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर जो है वो कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ और चीजें मिलाकर पहुंच रही है, तब भी ज़कात नहीं दे सकते। कैसे चेक कर सकते हैं? शरीयत ने इज्जत नफ्स का पर अमल करने का बड़ा एहतमाम किया है। सिर्फ एक चीज है, उसका ख्याल अमल रखना जरूरी है। आपको ये पता हो कि किसी शख्स को हम मुस्तहिक़ ज़कात अगर करार देंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला होना चाहिए, हम कैसे करार दें। इसका क्वेश्चन भी है, वेबसाइट पर मिलता है, मौजूद होगा, आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं तफसील से। आपको सिर्फ इतना पता हो कि भाई ये अमाउंट जिसके पास पाई जाएगी उसको नहीं दे सकते। अब आप अपना ज़मीन गालिब करें, ये जो शख्स आया है मेरे पास, क्या इसकी वाकई पोजीशन है? आपका दिल जमता है तो दे दें, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। तफ्तीश करना, उसके घर में जाना, मालूमात करवाना, ये हम पर लाजिम करार नहीं दिया गया। ये तो नहीं, ज़कात देते हो बताना जरूरी नहीं। ये बस 5 मिनट में बस नियत आ गया। अब ये वो मसाइल आ गए जब आपने ज़कात अदा करनी है, आपने ज़कात अदा करनी है। अब कुछ सवाल कायम होते हैं कि क्या करें, ज़कात बचाते वक्त जो है वो ज़कात देना जरूरी नहीं है। सिर्फ आपने दिल में नियत करनी है ज़कात है। आप तोहफा के दें, ईदी के दें, आप जो है गिफ्ट के दें, ज़कात अदा हो जाएगी, कर्ज के भी अदा हो जाएगी। बाद का क्या होता है, बंदा जो है वो आपका मखरूज होता है, आपसे कोई माल खरीदा होता है, बाद में कर्ज होता है, नाम तो दे नहीं सकता पैसे, अब उसको ज़कात कैसे दें? मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये उसने आपने उसको कर्जा दिया था, या आपने जो है उसको माल बेचा था, उसने 50,000 रुपये आपके देने थे। अब वो खुद मुस्तहिक़ ज़कात बन गया, आपको भी ज़कात निकालनी है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो कहें कि चलो वो जो पैसे हैं वो ज़कात में खत्म, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, लिफाफे में डालें 50,000 रुपये और जाके उसको दे, बैलेंस को ना बताएं कितने पैसे बता दें तो प्याज में। जब आपने ज़कात के नियत से 50,000 रुपये उसको दिए तो किसकी मिल्कियत हो गए वो पैसे? जिसको दिया उसकी मिल्कियत हो गए या नहीं हो गए? अब
एक साबका वजह से वो आपका मदरस था, आपने कहा अच्छा वो जो मेरे प्रश्न करते उसको दे दो मुझे, अपने पैसे से। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम अलैहिस्सलाम हज़रत हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के तशरीफ लाए, जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तमीज़ थी। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो सिवाय सब्ज़ी के गोश्त के कुछ भी नहीं है, मैं आपके पीछे सदका की मदद करूं। अब अगली बात मैं बयान करूं इससे पहले ये समझिए कि जिसको आपने किसी ने भी ज़कात दी, एक सवाल किसी ने ज़कात दी, वो आपका दोस्त था, उसको किसी ने ज़कात दी, आप उसके पास मिलने गए, उसने आपको खाना खिला दिया, क्या आपने ज़कात खाई? तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए सदका था, जिसने आकर दिया, आपके साथ लोगों ने बुक चेंज हो गया, उसके हाथ में था तो क्या था? सदका था। अब इनका माल हो गया, अब ये आगे किसी को देंगी तो क्या होगा? वो गिफ्ट होगा। फरमाया मेरे लिए ये हदिया है। तो उस चीज की हैसियत क्या बनती है, बड़ी अहम चीज होती है। तीसरा नंबर पॉइंट पे, जो रकम आपकी रकम है लेकिन दूसरों के पास है, इसको बयान कर चुके हैं कि ये रिसीवेबल है तो आपने लेनी है। ज़कात की अदायगी कौन करेगा? जिसका माल है वो करेगा। अगर शौहर मेहरबानी बीवी की करता है तो अच्छी बात है, लेकिन फर्ज नहीं उसके ऊपर। इजाजत मिली जाए तो बेहतर है। अलबत्ता एक काम और करने वाला है, बाज़ औक़ात जिंदगी गाड़ी बड़ी प्यार मोहब्बत से चल रही होती है, पता नहीं होता सोना है किसका, या कभी सोचा नहीं होता। तलाक हो जाए तो फिर देखें हिसाब में आ जाता है, ये मेरा है। तो बिरादरियों को क्या होता है, तय कर लेना चाहिए, ज़कात की कैलकुलेशन करते वक्त तय कर लेना चाहिए कौन सा सोना किसका है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है हिसाब किताब बड़ा क्लोज हो जाता है, कर्जा जब होता है और चीज़ होती है तो तय हो जाए। अगर तय नहीं है तो भाई अपना सोना देने भी भरोसा है, तो ये भी आप उसको नहीं, कभी भी कहते आप उसको नहीं, हिसाब किताब हो सकता है, जो आप समझते हैं उसका ये मेरा है, उसका तस्वीर हो सकता है। ज़कात की अदायगी करेंसी में जरूरी नहीं है, आपके पास करेंसी होगी तो ज़कात देंगे, जरूरी नहीं है। किसी का माल पड़ा हुआ उस माल को ज़कात में दे सकता है, उसकी जो भी करंट वैल्यू बनती है उसको हिसाब में लगा लेगा। किसी की राशन की दुकान है, राशन ज़कात में दे सकता है, ठीक है, करेंसी में देना जरूरी नहीं है। बैंक से काटेंगे ज़कात अदा नहीं होती, हम इस पर शुरू में डिबेट कर चुके हैं। गुज़िश्ता सालों की ज़कात रहती है तो वो भी देनी है। अब करंट वैल्यू की कितनी अहमियत है? 20 साल पहले सोना जो है हो सकता है 20,000 रुपये तोला हो, तो 20 साल पहले की सोने की ज़कात निकालनी है तो 20 साल पहले जो रेट था उसके हिसाब से निकालना। जिन अशिया पर ज़कात नहीं, रहने के रखने ज़कात है भी, गाड़ी पर जिसने गाड़ियां किराया पर चलाई है उस पर नहीं, उस पर भी नहीं, उस पर भी नहीं। हाँ, किराया आता है उस पर मुतलक नहीं होगी, सारा साल आया खर्च हो गया, हिसाब के साल में क्या बचा उसका मुतलक किराया तो नहीं। हराम माल की ज़कात नहीं होती, किसी के अकाउंट में जो वो सेविंग अकाउंट था सूद जमा होता रहा, सूद की जो रकम है उस पर ज़कात नहीं होगी। अल्लाह ताला पाक है, पाक माल को ज़कात किस तरह निकाले जाए? ये जनाब आपके पास जो कुछ है वो सारा लिख लें, 4 चीजों में से, मतलब बिस्तर, बर्तन, भांडे, ये नहीं लिखने, जो 4 चीजें बयान हुई इनका ज़कात है, सारी की लिस्ट बना लें और क्या कीमत बन रही है वहां पर लिखनी, 5 लाख रुपए बन रहे हैं, ठीक है। अब जनाब जो लाइबिलिटीज हैं, जो पेबल हैं वो लिख लें, या आपने लिख दिया 3 लाख रुपए बने, 3 लाख में से 3 लाख को माइनस किया, 2 लाख बने, 2 लाख को 40% किया तो 2.5% ज़कात। सब ये भी आपने बात यही है कि केस को जो वाकफ आता है, आपको मैं कानून सुना था अंदर आपको बताया कि कैलकुलेट करिए कितनी अमाउंट बनती है, बहुत बता दें तो कैलकुलेट मैंने कर लीजिए कितना अमाउंट बन जाएगा। क्या आज की डेट में अपने मालिक से निकाली, वो आपका मालिक तरह से है ही, उस रकम को बगैर सवाल के नहीं सकता करना जरूरी है। निकालेंगे, ठीक है, अभी तो कहीं ना कहीं शामिल है टोटल बैलेंस शीट के अंदर, वो जो फिगर है उसमें डेढ़ फिगर है, उसको माइनस करना जरूरी है। मेरे तारीख की बात हो रही है, तारीख के हिसाब से सेट कर रहे हैं, 5 रमजान, तो अगर हम तारीख में
ना हो, जैसे हम जो है कैलेंडर जो चल रहा हूँ हमने 30 जून रखी, काम में ये होता है कि हर साल जो है ना वो नए कैलेंडर के हिसाब से होता है, 10 दिन पीछे आते जाते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि इस्लामिक तारीख को ही फॉलो करें बहुत या आप कैलेंडर के हिसाब से? नहीं, इस्लामिक तारीख का कैलेंडर है। एक चीज और, मुझे किसने कहा है सर आप जो है वो 30 दिन को निकालते हैं तो आपको हर साल 10 दिन पीछे आना चाहिए। आप जो है वो पिछले साल 20 जून को आपको मालूम लगा है, उससे पीछे 10 जून का मालूम लगा है, इस तरीके का पीछे एक सवाल। दूसरा ये तीसरा वो ये कि अगर आप किसी को ज़कात दे रहे हैं और वो उस वक्त साहिब निसाब नहीं है, काफी लोगों ने लिखते हैं उसको देखिए और उसके बाद जमा होता है कि हमारा वो साहिब निसाब हो गया, उसका क्या होगा? तो होता ये कि आप अगर बच्चों की आपकी कोई ड्यूटी वगैरह रखी है तो उसके ऊपर भी आपको ज़कात अदा करनी है। नाबालिग बच्चों के माल पर ज़कात फर्ज नहीं है। हमने कहा था आपके पर फर्ज है, बाद बुढ़ापे में सरिया जाते हैं, पागल हो जाते हैं, अकल सलामत रहते हैं, उन पर भी नहीं है। अगर बच्चों की जरूरी है तो उस पर नहीं है। अच्छा, अभी तो सारे सवाल हो गए। इस्लामिक तारीख का इस्तेमाल करना जरूरी है, इसलिए जरूरी है शरीयत मसाइल हैं वो इस्लामिक तारीख के लिए होते हैं। हमने कहा बालिग होने की उम्र इस्लामिक तारीख के, ठीक है। बाद इज्जत कैसी किस्म होती है, महीनों के हिसाब से होती है, वो इस्लामिक तारीख से, ठीक है। इसी तरीके से अब आप कहेंगे महीनों में इस्लामिक तारीख से कैसे? अगर पहली तारीख को औरत इज्जत में आई है, ठीक है, तो चांद को 29 से 30 4 महीने 10 दिन पूरे करने हैं उसको, तो इस्लामी तारीख का एतबार करना जरूरी है। 10 दिन की वजह से अच्छा जी, एक सवाल हो गया आपका। एक अगर सामने आ रहा है तो साहिब निसाब हो गया, 4 लोगों को चार बात आप देंगे, हमें तो नहीं पता, जहाँ हमें नहीं पता वहाँ हम पर बोझ नहीं। अच्छा, बस एक सवाल जैसे अभी आपने बताया कि प्रॉफिट है पीछे वालों का हमारा अगर टीम से अगर कोई इंडिया नुमाइंदगी के पीछे नुमाइंदगी की है, ठीक है, सबको फायदा हो रहा है कि हर एक के सवाल से दूसरों को फायदा सही। तो अगर से बंदा है उसके 3-4 प्रॉपर्टी ऑलरेडी, आप एक नई प्रॉपर्टी देखते हैं से फिर उसने 25-30 लाख रुपए प्रॉपर्टी ली और फिर अगेन उसकी लायबिलिटी खड़ी हो जाती है, तो उस सूरत में उसको जो लायबिलिटी है ज़कात फर्ज नहीं होती उसको, क्योंकि ऑलरेडी 3 प्रॉपर्टी तो उसके पास ऑलरेडी है, लेकिन नई प्रॉपर्टी की वजह से फिर अगेन वो उसने लोन लिया, तो क्या ज़कात फर्ज नहीं होगी उसके बाद जहाँ लोन आ रहा है? मिसाल के तौर पर पहले जो प्रॉपर्टी है वो देने के लिए तो वैसे ये ज़कात फर्ज ना हो। अगर पहले जो प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसमें देखा जाएगा कि लोन किस मालियत का है, उन प्रॉपर्टीज की क्या मालियत है। प्रॉपर्टी की मालियत 4 करोड़ रुपए है, लोन 50 लाख रुपए है, बाद में इतना बच रहा है उसको ज़कात फर्ज होती है, ज़कात देनी पड़ेगी। मेरा नॉर्मली ये होता है कि जो जेवर वगैरह होता है लेडीज वो ये कहते हैं कि बच्चों के लिए है, हम जो ये बच्चे यूज करेंगे बच्चों के लिए, तो उस पे माइक पीछे नहीं करते, माइक पीछे मेरे को ना होता। देखिए हम सब जो है वो है जिस उम्र के लोग बैठे हैं सिवाय 5-7 अफराद के बच्चों वाले ही होंगे, तो बच्चे वालों के लिए ये बड़ी चीज अहम चीज होती है कि हमें पता हो कौन सी चीज कब बच्चों की हो जाती है। पहले तो ये पता हो कौन सी चीज कब बच्चों की होती है। तो मकतबा मदीना से किताब भी शायद हुई है नाबालिग के मतलब के माल के मसाइल, उसको देखा जाए। और बाज़ औक़ात ऐसी पोजीशन होती है कि घर में किसी एक का इंतकाल हो जाता है, मिसाल के तौर पर एक बाप के 3 बेटे थे, बेटे का इंतकाल हो गया, उसके बच्चे भी हैं, तो सूरत बहुत पेचीदा हो जाती है शरीयत बात से। अब वो बच्चे यतीम हैं, अब उस बाप की भी प्रॉपर्टी थी, कारोबार था, सारा मिक्स हो रहा है, सब बड़ी अजीब है। इन हालात में हम क्या करें? ना माँ बाप अगर जैसे बाप नाबालिग बच्चों के लिए कुछ खरीदता है ना, नीयत उसकी है ये फलां की है तो वो उनकी हो जाए, कब्जा देना भी जरूरी नहीं है। बाप का कब्जा ही नाबालिग का कब्जा है। अगर बच्चे बालिग हैं तो बाप की नीयत करने से उनकी नहीं होगी, जब तक हटा होगा। ये पूरा सफर है। सवाल मेरा ये है कि बाप जो है वो अपनी बेटी के लिए, बालिग बेटी के लिए शादी का पैसा जमा कर रहा है और वो 10-12 लाख रुपए जमा हो गया, ठीक है, लेकिन जब शादी का मौका आया तो वो किसी ने हेल्प कर दी और वो पैसा उनका सेव हो गया, तो क्या उस पैसे पे ज़कात है? पहली बात।
और दूसरी बात ये कि कोई हमारे कोई रिसीवेबल है और हमने उस रिसीवेबल के ऊपर ज़कात पे कर दी, लेकिन पता चला कि वो बाद में डिफॉल्ट कर गया, वो रिसीवेबल हमें नहीं मिला, तो अब नेक्स्ट ईयर उस पे जो ज़कात पे कर दी उस पे क्यों एडजस्ट करेंगे, नेक्स्ट ईयर की ज़कात से तय करेंगे। अगर कोई ज़कात ज्यादा निकाल देता है तो आगे एडजस्ट होती है। जैसे किसी ने अच्छा ज़कात निकालने में होना ही चाहिए कि एडवांस निकालनी चाहिए, ताकि जब वो दिन आए तो आप फारिग हो सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आपने उस दिन हिसाब लगा के 2-4 रुपये लगा के पैसे आप रोक लिए, अब पूरा सारा खर्चा खर्च कर रहे हैं, ये आप ताखीर कर रहे हैं। आपको एडवांस निकालना चाहिए, थोड़ी थोड़ी जो भी जरूरतमंद आए, जो भी मौका है। अब आप देखते हैं मैंने थोड़ी ज्यादा निकाल दी, अगले साल भी अगर आप साहिब इंसाफ रखते हैं तो ये एडजस्ट अगले साल में हो सकती है। आखिरी सवाल है जी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत राइज होती है और आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप एक ही टाइम पे सेलिंग करके कोई प्रॉपर्टी ले सकें, तो इंटेंशन ये है कि आपने रहना है, रेजिडेंस आपकी इंटेंशन है, आपने जिस तरह पैसे जमा होते रहे कोई पीस ऑफ लैंड आपने उसमें पैसे पार कर दिए, एट द एंड आपने उन तमाम लैंड को सेल करके और एक घर ले लिया, तो ये इन बिटवीन अगर ये जो ड्यूरेशन इसमें इन्वॉल्व है, इसमें क्या हर जमीन के ऊपर फिर ज़कात देना तिजारत के लिए पाई गई, तिजारत के लिए पाई गई। अब देखिए इसमें फायदा क्या होगा, आपने लैंड ली क्यों, आपने लैंड इसलिए ली कि आप ICMS से पढ़कर गए थे, आपने जो है वो लेक्चर सुना होगा मनी की जो है ना वो वैल्यू गिर जाने का, आपने कहा रखे वैल्यू गिर जाएगी, चलो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वैल्यू बढ़ती रहेगी। वैल्यू बढ़ने से तो आपका फायदा हुआ है, वैल्यू आमतौर पर बढ़ती ज्यादा है और ज़कात है फसल होती है, ठीक है, तो मुश्किल नहीं है ज़कात निकालना, वैल्यू भी इतनी बड़ी है। सर एक बेटी वाला सवाल कर रहा हूँ, बेटी के लिए बाप पैसे जमा कर रहा है, देखिए पैसा हज के लिए जमा कर रहा हो, कोई जहेज के लिए जमा कर रहा हो, किसी मकसद के लिए जमा कर रहा हो, दो तरह के पैसे माइनस करने हैं, बस खर्च माइनस करना है, हाजत पैसे माइनस करना है। बाकी रकम जब शरायत के मुताबिक निसाब को पहुंच जाएगी उस पर ज़कात देनी पड़ेगी, ये अल्लाह का हुक्म। वो पैसा जो है वो अब इस मालियत में आ चुका है, उस पर ज़कात दी जाएगी और ज़कात देने से माल बहुत बढ़ेगा। पौने 5 ने जो है ज़कात को सूद के साथ कई दफा बयान किया है, ज़कात को सूद के साथ बयान किया है, जो सूद में भी इजाफा होता है वो इजाफा हमें नजर आता है, लेकिन जो सदकात का इजाफा है वो हमें नजर तो नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा इजाफा होता है। लोगों ने कहा कि एक दरख्त से उसको काट छांट ना करे तो बढ़ता ही नहीं है, तो ये काट छांट है। एक कुएं का पानी खड़ा हुआ तो निकाल ही नहीं रहा, उसको पाइप पड़ जाएगी, बदबू आ जाएगी, तो ज़कात माल का मेल साफ करती है, उस पानी को कंटिन्यू करती है, साफ बनाती है, तो ज़कात निकालना जरूरी है। साल की डेट तब्दील हो सकती है, निसाब की तारीख, निसाब से मुराद कैरिकुलम नहीं है, एक 5 तारीख के हिसाब से फिक्स की थी, 2-3 साल वो कायदे निसाब अगर नहीं रहेगा हाँ तो फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, उसका तारीख उसकी तब्दील हो सकती है, दोबारा शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है उसके ऊपर इतना कर्जा आ गया, अगले दिन जब वो अगला साल जब वो दिन आया तो शायद हिसाब था ही नहीं, तो ये अब इसका पुराना सारा हिसाब खत्म हो गया। अब जब भी इसके पास अमाउंट आएगी, जब फिर वो साल गुजरेगा, अब एक नया कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा, पूरा अच्छी तरीके से समझा उसका भी छोटी सी है उसी को नहीं। अच्छा ये आपने ये बताया था उसका चांदी के इसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर दोबारा। अच्छा ये आपने कहा था कि चांदी के तरफ से जो लेवल के 72,000 है जी, अगर कहीं जाकर कभी किसी दौर में चांदी बढ़ जाती है और सोना कम हो जाता है तो फिर सोने की तरफ से हम साफ नहीं आ सकते, नहीं ये वैसे कुछ ऐसा पॉसिबल है और सब कम हो जाए सोना सादात को भी नहीं दे सकते ज़कात में, सादात चाहे कोई सा भी हो, किसी भी हाल का हो, सादात के अंदर सैयद को भी दे सकते हैं और साथ ही साथ हाशमी को भी दे सकते हैं। तो सादात कोई सी भी हाल का वो नहीं दे सकते। सादात हजरत फातिमा की जो औलाद है उसको बिल्कुल पसंद है, मानो सबकी बात है। सैयद बनो हाशिम कौन है?
देखो मैं सोचता हूँ कि दादा जी बनु आश्रम में है हजरत अली से उसके बाद हजरत अली ने हम शादी भी की फातिमा के बाद वो जो औलाद है वो अली के वो हाशिमी तो वो बनु हाशिम है और फिर बाद के जो औलाद है वो अब्बासी वो भी बनु हाशिम है आले मुस्लिम में नफी जाफर जो है ना आले मुस्लिम है बिल्कुल आले अकील बिल्कुल ये भी जो है वो हाशमी है। ये 5 खानदान है बनु हाशिम सादात तिलक बनु हाशिम तो ज़कात मेल है और वो हज़ात सियाम साहब को ज़्यादा टाइम देते हैं इंशाअल्लाह काफी तरीके के हैं मुफ्ती साहब समझा चुके हैं तो मुफ्ती जिब्रान अली साहब मैनेजमेंट में इनका ताल्लुक सभी फैकल्टीज से है वहाँ ऑडिटर ऑडिटर है इसके अलावा आईबीए से भी कोर्स में पीजीडी किया हुआ है तो मुफ्ती जिब्रान से गुजारिश قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا محمد وعلى यकीनी तौर पर मुफ्ती साहिब ने जो है बहुत डिटेल के अंदर इस टॉपिक को कवर कर लिया है बीइंग ए स्कॉलर एंड प्रोफेशनल इन इस्लामिक फाइनेंस तो यकीनी तौर पर डिटेल में बयान करने के बाद कवर करने के बाद और चीज़ें डिफाइन नहीं की जा सकती। याद रखिएगा कि ज़कात एक ऐसा टॉपिक है अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा इसके अंदर इतने सारे सवाल इतनी ज़्यादा क्यूरीज होती हैं कि जिसको आप सुनते चले जाएं हर दफ़ा आपको लगेगा कि इसके अंदर कोई नई चीज़ जो है वो पिन्हा है लेकिन खुलासा मैं आपको बताता चलूँ कि ज़कात में अल्लाह का फरीज़ा है और ये अल्लाह ने मोमिनों पर फर्ज किया है मुसलमानों पर उसकी अदायगी में ताक़ीद करना जो है कितना होता है मुफ्ती साहब भी बता चुके हैं तफसील में नहीं जाऊँगा चंद चीज़ें मैं आपको सवाब की नीयत से बयान करके इख्तिताम की तरफ आऊँगा मुझे जो है वो बरकत के लिए समझता है साबित नहीं है। याद रखिएगा कि ज़कात जो है वो कुछ जो मॉडर्न इश्यूज हैं हमारे यहाँ जो जदीद जिसे आप कहते हैं उसके ऊपर मैं ज़कात के चंद इश्यूज बताकर जो है करता हूँ। जैसे पाकिस्तान के में बात करें हमारे पास शेयर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है हमारे पास सुकून होते हैं हमारे पास जो है वो प्राइस बॉन्ड्स होते हैं इसी तरीके से हमारे पास जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंश्योरेंस का एक लेवल बदल है तकाफुल तो बहुत सारे लोग जो है वो उसके अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा हमारी बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्टमेंट होती है तो खुलासा ये याद रखिएगा कि आपके साथ बता चुके हैं कि रिसीवेबल्स वुड बी माइनस फ्रॉम योर प्रिंसिपल जो आपका रिसीवेबल है एट द टाइम ऑफ ज़कात कैलकुलेशन जैसे हैव टू डिडक्ट एंड डिक्रीज द अमाउंट व्हिच यू हैव टू रिसीव फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव जो रिसीवेबल्स हैं उनको आपने जो है वो एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन आपने डिडक्ट करनी है माइनस करनी है और जो आपके पास पेबल है उसका भी फार्मूला बता चुके हैं। ज़कात के हवाले से जो शेयर्स की जहाँ तक बात है तो शेयर्स के हवाले से उलमा का ये मौक़िफ़ है कि जो उसकी नेट एसेट वैल्यू है मिसाल के तौर पर आपने जो है वो किसी हलाल कंपनी का शेयर लिया जिसका प्रिंसिपली उसका बुनियादी काम मुकम्मल तौर पर हलाल है तो उस शेयर की आज वैल्यू जो है वो क्या है उस वैल्यू के ऊपर आप जो है वो कैलकुलेट करते हुए जब आपका ईयर एंड होगा तो कैलकुलेशन के वक्त आप उसको जो है वो कैलकुलेट कर लें और आपको आपके गूगल जो है वो जिंदाबाद है आप उसी वक्त सर्च करें आपको करंट वैल्यू जो है वो आसानी पता चल जाएगी वो वैल्यू जो है आप उसको डिडक्ट कर दें एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम इस्लामी बैंकों की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 2 तरह के जो है वो अकाउंट्स होते हैं यू नो बेटर दैन कि एक सेविंग अकाउंट होता है करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट उसका ताल्लुक कर्ज से होता है इस पर जो है वो उसको डिफाइन नहीं करता। सेविंग अकाउंट की जो कैपेसिटी होती है शरिया के डोमेन के अंदर वो मुदारबा की होती है। मुदारबा के अंदर उसूल समझ लीजिए कि जो पैसा आपने एज अ इन्वेस्टमेंट क्योंकि मुदारबा के अंदर जो पैसा आप डिपॉजिट करवाते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है
तो जो आपने मुदारबत पे पैसा जितना भी रखवाया उसको भी आप जो है वो ज़कात कैलकुलेशन के वक्त आप उसको भी जो है काउंट करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने अगर तकाफुल पॉलिसी ली है या इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, इसको थोड़ी सी वजाहत करता चलो। इंश्योरेंस अगर किसी ने पॉलिसी ली है तो उसमें जो आपने प्रिंसिपल आपने जमा करवाया, जो आपने प्रिंसिपल वहाँ पे जो है वो सबमिट करवाया है, डिपॉजिट करवाया है, उसके ऊपर जो भी सरचार्ज आपके अकाउंट के अंदर जो है वो अगर क्रेडिट हो गया है एज पर शरिया लॉ, जो इंटरेस्ट आपके ऊपर गिरा है इंश्योरेंस के अंदर, वो जो है आप उसको निहा करेंगे, उसको माइनस करेंगे। इसके अलावा जो आपकी एक्चुअल वैल्यू विच यू हैव डिपॉजिटेड, इट मींस योर प्रिंसिपल, जो आपका राशन माल है, जो आपका प्रिंसिपल है, बस आप उसको जो है वो कैलकुलेशन के अंदर लेकर आएंगे। जो आपका सूद है, जो इंटरेस्ट है, उसको जो है वो आप कैलकुलेशन के अंदर नहीं लेकर आएंगे। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो है वो सुकूक वगैरह होते हैं, जो सुकूक वगैरह जिन लोगों के पास होते हैं, तो उनकी भी आप वैल्यू शेयर्स की तरह जो है वो मार्केट से सर्च करके जो करंट उसकी वैल्यू है वो आप जो है वो लगा सकते हैं। इसी तरीके से मुफ्ती साहब भी बयान कर चुके हैं, जो प्राइस बॉन्ड वगैरह होते हैं तो वो भी आपका जाहिर सी बात है हाजत असलिया से जनरली ज्यादा ही होते हैं, और वो पैसे आप उनको भी जो है वो ज़कात की कैलकुलेशन के बाद उनको भी जो है वो काउंट करेंगे। बहरहाल बहुत सारी चीजें जो है वो तैयार की थी और इरादा में उसको डिफाइन किया जाए। कुछ नए इश्यूज भी थे जिन पर जो है वो डिस्कशन हो सकती है, लेकिन बहरहाल मैं वक्त की किल्लत और नज़ाकत को समझते हुए तकाफुल के अंदर जो आपने पेमेंट की है उसके अंदर याद रखिएगा, जो मुदारबत पर आपने पेमेंट की है, तो जब आप अपने तकाफुल मैनेजर से आप पूछते हैं, कंपनी से पूछते हैं कि कितनी मैंने जो है वो डिपॉजिट करवा दिया है और उस पर कितना प्रॉफिट मुझे जो है वो जनरेट हो चुका है, तो जो मुदारबा की कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर जो तकाफुल के अंदर आपका प्रिंसिपल विद प्रॉफिट इन दोनों को जो है प्लस करने के बाद जो अमाउंट बनेगी उसको आप ज़कात की कैलकुलेशन के अंदर जो है वो ऐड करें। तो बहरहाल सवाल ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट प्राइस बॉन्ड बंद करके 40 खत्म किए, जो प्राइस बॉन्ड इशू कर रही है उस पर मार्केट यानी सूद फिक्स है, तो क्या करें? देखिए असल बात ये है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर 40,000 का जो प्राइस बॉन्ड था, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उसको जो है वो बंद कर दिया है। इसकी वजह ये थी कि उसके ऊपर जो फिक्स रिटर्न मिल रहा है, उसकी वजह फिक्स रिटर्न, उसकी वजह जो भी हो, लेकिन मैं आपको इसका बता दूं 40,000 का जो प्राइस बॉन्ड मिल रहा था उस पर जो सूद मिल रहा, उसको जो प्रिंसिपल के ऊपर आपको मिल रहा था। इसी तरीके से अगर कोई प्राइस बॉन्ड जिसके अंदर ये बात लिंक हो एंड कुछ डिटरमाइन हो, कंडीशनल हो कि आपको इस प्राइस बॉन्ड के ऊपर जो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न या कुछ रिटर्न आपको मिलेगा, that would be construed as interest and would be deducted at the time of calculation with not being counted in your zakat calculation. तो इसको जो है do remember in your minds। दोबारा ये हम इसका इख्तिताम करते हैं और अल्लाह ज़ल की बारगाह में हम दुआ भी है। और मैं आखिरी में जो है बेहद मशहूर हूँ खासकर ICMA की मैनेजमेंट का कि उन्होंने मुझे जो है वो यहाँ पर मजबूर किया, और मेरा ताल्लुक इस तरह बैंकिंग एंड फाइनेंस से है और मुख्तलिफ जगहों पर बैंकिंग से रिलेटेड सवाल क्यूरीज और उसके अलावा ट्रेनिंग सेशन भी जो है मुख्तलिफ जगहों पर वर्चुअल्स हों या आपकी फिजिकल्स हों कंडक्ट वगैरह होते रहते हैं। तो बहरहाल मैं बेहद मशहूर हूँ कि मुझे यहाँ पर मजबूर किया गया। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ है कि जो कुछ बयान किया गया उसको अपनी बारगाह में बेकसराना में कबूल को मंजूर फरमाए। तो आपके दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं जनाब शाह मोहम्मद साहब सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल और चेयरमैन कराची ब्रांच काउंसिल अजीम अहमद साहब और फरीद अली साहब से वाइस चेयरमैन कराची ब्रांच काउंसिल गुजारिश करूंगा कि वो स्पीच पर तशरीफ लाएं और शुरू करें। हाकिम साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा वो भी तशरीफ लाएं स्पीच के ऊपर। सबसे पहले मैं मुफ्ती जिब्रान अमीनी साहब से गुजारिश करूंगा कि
अब ये प्राइस फंड हमारी बैंक के चीफ गेस्ट मुफ्ती अली असलम साहब ने तशरीफ लाए और शुरू से खाना पहला प्रोग्राम है ज़कात के ऊपर आदिम लाइफ की स्टोरी और बहुत अच्छा रहा, बहुत डिफरेंट रहा ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ अच्छा एक सपोर्ट मिली है और बहुत अच्छे तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करवाया है वो कामरान साहब है। और मैं अदीम भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि कामरान साहब को शील्ड दें और इनके लिए जज़ाकल्लाह का अवार्ड आज दुआ करें। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि प्लीज हुसैन दुआ फरमा दें और फिर इंशाल्लाह उसके बाद ऊपर आप सबके लिए काम का भी इंतजाम है इंशाल्लाह। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا السلام وادخلنا دارك السلام تبارك وتعالى يا ذو الجلال والإكرام إلى العالمين सुनना सुनाना इल्म दिन हासिल करना अपनी बारगाह में पूरी मदद करना अल्लाह हमारे वालिदैन की मदद करना हमारे करीब जो दिल हमें भलाई आता है खैर बरकत अता फरमा सआदतें अता फरमा। अल्लाह हमारे शुमार लोगों में फरमा जो गुरबत है जो महरूम है इलाही आलमीन जो नेमतें तूने हमें अता की हैं इनमें मजीद इजाफा फरमा ज़वाल नेमत से महफूज फरमा अपनी सिवा किसी का मुख्तार न बना। मेरे गरीब आफत बलियात मुसाइब वलाम दुख दर्द जो से हम सबको महफूज फरमा हमें हमारे खाना जाना मस्जिद जागरूक की हिफाजत फरमा इलाही आलमीन हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा जुबान का संदर्भ हमारे अता फरमा। मेरे गरीब जो लोगों को लेकर सारे लोगों से फरमा जिनके दिलों में चक्कियां हैं मेरे गरीब कलम को अज़म का व्यवहार बना इलाही आलमीन पूरी जिंदगी मुफ्ताजी से महफूज करना इलाही आलमीन आखिरत वाली मौत अता फरमा इलाही आलमीन बार बार जब बैतुल्लाह की सौलत अता फरमा इस बज़्म के सजाने में जिस तरह की ताज़म रहा मौला करीम उस ताज़म को अपनी बारगाह में पूरी नज़र फरमा और इन हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमा। यकीनी तौर पर जहाँ की महफूज हो वहाँ बरकतें नाज़िल होती हैं। मौला करीम हमें इन बरकतों से हिस्सा अता फरमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अल्हम्दुलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Gracias.